दोस्तों ये स्टोरी का 36वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। अनिरुद्ध ने एक बार फिर बोला, नहीं अनिरुद्ध अच्छा, शिवांगी पागल। शिवांगी भी मुंह बनाकर बोली, नहीं तो तितली अच्छी, तितली बहुत अच्छी, अनिरुद्ध पागल। इतना कहकर शिवांगी हंसने लगी। शिवांगी ने तो पूरे हक से अनिरुद्ध के मोबाइल को जो कि टेबल पर रखा हुआ था उसे उठाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध और शिवांगी को देख रहे थे और दोनों समझ भी रहे थे कि अनिरुद्ध ने सच में शिवांगी को ठीक करने के लिए उस पर बहुत मेहनत की है, वरना कौन किसी लड़की को अपने घर रख कर उसकी इतनी देखभाल करता है। अनिरुद्ध तो तितली के साथ बच्चा बन जाता था, जैसे वह बात करती थी वैसे ही अनिरुद्ध करता था। कहीं ना कहीं शिवाय और दिव्यांश दोनों ही अनिरुद्ध के कर्जदार हो गए थे और इस कर्ज को शायद ही वह कभी चुका पाते। तभी शिवाय ने अनिरुद्ध की कमर पर हल्का सा रब किया और बोला, शिवांगी को लेकर कल घर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से मिलवा दूंगा। अनिरुद्ध ने हैरानी से पूछा, आप शिवांगी को अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? तुम्हें लगता है शिवांगी हमारे साथ जाएगी? शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ देख कर कहा। अनिरुद्ध ने एक नज़र शिवांगी को देखा जो मोबाइल गेम खेलने में बिजी थी। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, जाएगी तो नहीं। दिव्यांश बोला, इसलिए तो लेकर नहीं जा रहे, कुछ दिन और हमारी अमानत संभाल कर रखो। उसे समझाओ, उसे बताओ कि उसकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है। फिलहाल तो कल हमारी बेटी को रघुवंशी मेंशन लेकर आओ। अनिरुद्ध शिवांगी की ओर देख कर बोला, तितली तो कल अपनी फैमिली से मिलेगी। शिवाय ने अनिरुद्ध की तरफ ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं अभी नहीं मिलेगी, तुम बस उसके दिमाग में यह बात डालो कि उसकी भी एक फैमिली है, उसके अंदर इच्छा जगाओ अपनी फैमिली से मिलने की। अचानक से हम रघुवंशी फैमिली को शिवांगी से मिलाएंगे तो ना तो तितली से बर्दाश्त होगा और ना ही हमारी फैमिली से। तो जब तक हम अपनी फैमिली को नहीं समझा लेते और तुम तितली को नहीं समझा लेते तब तक हमारी तितली को तुम अपने पास रखो, समझ गए? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन अचानक ही अनिरुद्ध की आंख हैरानी से फैल गई। वह रघुवंशी ब्रदर्स को देखकर बोला, अंकल यह तो गलत बात है, आप अपने चक्कर में मेरा तो भूल ही गए। अगर आराध्या ने मुझे शिवांगी के साथ देख लिया तो वह तो शिवांगी को भाभी मानकर बैठ जाएगी। यह सुनकर दिव्यांश को हंसी आ गई। वह बोला, अब यह तुम खुद हैंडल करोगे, बोल देना तुम्हारी फ्रेंड है। अनिरुद्ध बोला, अंकल आपको लगता है कि आराध्या मान जाएगी? नहीं मानेगी। कुछ सोच कर शिवाय ने कहा, तुम बस शिवांगी को लेकर रघुवंशी मेंशन आ जाना, वहां इतनी भीड़ होगी, इतने लोग होंगे, किसको इतनी फुर्सत है कि तुम पर नजर गड़ाए रखे। अनिरुद्ध बोला, लेकिन मेरी बहन को इतनी ही फुर्सत है, वह मुझ पर ही नजर गड़ाए रखती है। दिव्यांश ने अनिरुद्ध के कंधे पर हल्का सा मार कर कहा, तो तुम इतना भी हैंडल नहीं कर सकते? कर लोगे और अच्छे से कर लोगे। अब बहुत रात हो गई है, हमें चलना चाहिए। इतना कहकर दिव्यांश ने शिवांगी से कहा, तितली घर चले। शिवांगी ने ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपना एक हाथ शिवांगी की ओर बढ़ाया और शिवांगी ने दिव्यांश के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पहली बार शिवांगी को अनिरुद्ध के साथ किसी पर यकीन हुआ तो वह दिव्यांश था। चारों ही बाहर आ गए। थोड़ी देर बाद शिवाय ड्राइव कर रहा था, दिव्यांश आगे बैठा था और अनिरुद्ध और शिवांगी बैक सीट पर। धीरे धीरे शिवांगी को नींद की झपकी आने लगी और उसने अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रख लिया और थोड़ी ही देर में नींद की आगोश में चली गई। करीब 20 मिनट बाद शिवाय ने गाड़ी की स्पीड कम कर ली और बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाने लगा, जैसे उसने आज ही गाड़ी चलाना सीखा हो। दिव्यांश ने हैरानी से शिवाय की ओर देखकर कहा, नशे में है? शिवाय ने बहुत ही मासूमियत से ना में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अगले ही पल शिवाय के सिर पर एक मार कर कहा, तो यह गाड़ी 10 की स्पीड पर क्यों चल रही है? शिवाय ने दांत पीसते हुए कहा। दिव्यांश वह देख और बोला, अंधे पहले तो देख ले, गाड़ी 20 की स्पीड पर है और दूसरी बात, थोड़ी ही देर में अनिरुद्ध का फ्लैट आ जाएगा और मैं झटके से ब्रेक मारूंगा तो तितली उठ जाएगी, समझा? दिव्यांश सब कुछ नहीं बोला। जैसे ही शिवाय ने कहा था वैसा ही किया। थोड़ी देर में उसने बहुत धीरे से ब्रेक ली, जिस वजह से शिवांगी की नींद बिल्कुल भी नहीं टूटी। दिव्यांश गाड़ी से उतरा और उसने बहुत ही इज्जत के साथ बैक सीट पर दरवाजा खोला ताकि अनिरुद्ध शिवांगी को लेकर उतर जाए। शिवाय ने दूसरी तरफ से हल्का सा झुककर खिड़की में देखकर कहा, अनिरुद्ध आराम से उतरना और शिवांगी की नींद नहीं टूटनी चाहिए। अनिरुद्ध एक तरफ दिव्यांश को देख रहा था, दूसरी तरफ शिवाय को,
और फिर मन ही मन बोला, यह लोग मुझे डरा रहे हैं या मेरी इज्जत कर रहे हो। मैं बिना इसे जगाए ऊपर कैसे ले जाऊंगा? गोद में उठाकर ले गया तो अभी के अभी मेरी लाश यहाँ सड़क पर पड़ी मिलेगी। अनिरुद्ध अपने ही ख्यालों में था, तभी शिवाय बोला, अब सोच क्या रहा है? तितली को गोद में उठा और ऊपर लेकर जाओ। यह सुनते ही अनिरुद्ध ने जल्दी से 90 डिग्री में मुंडी हिलाकर शिवाय को देखा, जैसे उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रहा हो। शिवाय ने इस बार थोड़ा सा गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तू तो हमारे सामने इतना शरीफ बन रहा है जैसे तूने कभी शिवांगी को गोदी उठाया ही नहीं। अब चुपचाप गाड़ी से उतर और बिना उसकी नींद खराब किए उसे ऊपर लेकर जाओ। अनिरुद्ध ने अपना सलाइवा गटक लिया और फिर उसने शिवांगी का सिर धीरे से अपने कंधे से हटाकर गाड़ी की बैक सीट पर लगाया और फिर जल्दी से गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ गया और फिर आराम से शिवांगी को गोद में उठा लिया और फिर दोनों ससुर को देखने लगा, जैसे उनसे परमिशन मांग रहा हो। दिव्यांश बोला, जानते हैं कि तू अपने पापा जितना ही मजबूत है, इसका मतलब यह नहीं कि तू इसे पूरी रात यहीं लेकर खड़ा रहेगा। हमारी बच्ची को ठंड लग जाएगी, इसे लेकर जाओ। और याद रखो, उसके दिमाग में यह चीज डालनी है कि उसकी पूरी बड़ी फैमिली है। समझ गया? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। अगले ही पल शिवाय थोड़ा सा आगे आया। उसने अनिरुद्ध के गाल पर हाथ रखकर बहुत प्यार से कहा, तुझे पता है मैं जितना प्यार अभिमान से करता हूँ उतना ही तुझे करता हूँ, और आज तो पूरी रघुवंशी फैमिली तेरी कर्जदार भी हो गई। जा ले जा तितली को। अनिरुद्ध थोड़ा सा इमोशनल हो गया, फिर बोला, आप कल मेरे पापा को मुझे मिलवा देंगे ना? शिवाय ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने कहा, जा चला जा और अच्छे से सोना। समझ गया? अनिरुद्ध ने किसी बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिलाई और फिर शिवांगी को लेकर फ्लैट की ओर चला गया। दोनों भाई तब तक शिवांगी और अनिरुद्ध को देखते रहे जब तक वह दोनों दोनों की आंखों से ओझल नहीं हो गए। उनके जाने के बाद दिव्यांश की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। शायद वह भी बहुत देर से अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने अगले ही पल दिव्यांश को गले लगाया और उसकी कमर पर रब करता हुआ बोला, प्लीज दिव्यांश, दिल छोटा मत कर। देख, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा था ना एक दिन हमारी बेटी हमें जरूर मिलेगी, हमारे विराज की निशानी जरूर मिलेगी। अब चल, अब घर चल, पैंथर पूर्वी आ गए होंगे। दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिला दी लेकिन कुछ बोला नहीं। उसने अपनी लाल आंखें जल्दी से साफ की और फिर शिवाय को देख कर बोला, शिवाय, बेशक मुझे गुस्सा बहुत आता है लेकिन मैं तेरे जितना मजबूत नहीं हूँ। शिवाय ने कहा, मजबूत तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन यह जानता हूं कि अगर मैंने भी हिम्मत से काम नहीं लिया तो पूरी मेरी फैमिली बिखर जाएगी। और फिर शिवाय ने गाड़ी का गेट खोल दिया। अगले ही पल शिवाय ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी। फिर उसने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, बस अपने इमोशंस सब यहीं छोड़ दे, हमारी बेटी हमें मिल गई। मीरा और क्रिस की शादी के बाद सबको बता देंगे, लेकिन अभी किसी को कुछ नहीं बताना। सिचुएशन नहीं है अभी, हमें बानी के पापा को भी ढूंढना है। समझ गया ना? दिव्यांश ने हाँ में गर्दन हिलाई। दोनों भाई गाड़ी से उतरे और मेंशन के अंदर गए। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। पूर्वी और पैंथर दोनों ही सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे और पूरी रघुवंशी फैमिली उनके आसपास घेरा लगाकर बैठी हुई थी। पूर्वी के बिल्कुल बराबर में दृष्टि बैठी हुई थी, जिसकी आंखें अभी भी नम थी, और पूर्वी, उसने तो अपना सिर दृष्टि के कंधे पर रखा हुआ था। आखिर कितने साल बाद दोनों सहेली मिली थी। दृष्टि भूल नहीं सकती थी, अकेली पूर्वी ही थी जिसने उसे संभाला था, जिसने उसका साथ नहीं छोड़ा, उसके बुरे वक्त में भी उसके साथ रहती थी। दिव्यांश की नजर पैंथर पर गई तो पैंथर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर वह खड़ा हुआ, उसने दोनों बाहें फैलाई और दिव्यांश की ओर बढ़ा। दिव्यांश भी एक कदम पैंथर की ओर चला। दिव्यांश को पैंथर के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। उसे इस वक्त वह सब कुछ याद आया जब वह दृष्टि को ढूंढने के लिए लगभग पागल हो गया था। तब पैंथर ही उसके साथ खड़ा हुआ था, वहीं दृष्टि को ढूंढने में मेहनत कर रहा था। पैंथर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और दिव्यांश के चेहरे पर एक दर्द। पैंथर से दूर होने का ऐसा नहीं था कि पैंथर को दर्द नहीं था, पैंथर को तो बल्कि दुगना दर्द था। उसकी बेटियां जिंदा हैं और रघुवंशी फैमिली की बहू हैं, उसे पता ही नहीं था। पैंथर दोनों हाथ फैलाकर दिव्यांश के सामने खड़ा था। तभी दिव्यांश ने खींचकर एक पंच पैंथर के मुंह पर जड़ दिया और इस वक्त पीछे से वेदांत और युग अंदर आए। उन्होंने वहां पैंथर को देखा तो उन दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने युग की तरफ देखकर कहा, यह अंकल हमारे पापा से हमारी शिकायत लगाने आ गए।
युग भी हैरान होता हुआ बोला, यार पापा को पता चल गया ना तो पापा यह भी शर्म नहीं करेंगे कि घर में शादी है, सबके सामने पीटना शुरू कर देंगे। वेदांत बोला, लेकिन कुछ भी कहो हमारे घर वाले इन अंकल की बातों में नहीं आएंगे। देखा ना दिव्यांश जीजू ने कितनी जोर से थप्पड़ मारा है, हो ना हो जीजू को यकीन है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। कहते हुए वेदांत की बातों में कॉन्फिडेंस झलक रहा था और इतने में पैंथर ने भी खींच कर एक पंच दिव्यांश के मुंह पर जड़ दिया और यह देखकर पूरी फैमिली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। युग ने मुंह बनाते हुए बोला, वेदांत तेरे दिव्यांश जीजू तो पिट गए। शिवाय ने कसकर आंखें बंद कर ली। वह दोनों दोस्तों के बीच में बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसे बोलना ही पड़ा। वह दोनों के बीच में आता हुआ पैंथर की तरफ देखकर बोला, बस कर दे पैंथर, तू जानता तो है। दिव्यांश को पैंथर ने भी गुस्से में शिवाय की बात का जवाब देते हुए कहा, गुस्सा क्या सिर्फ दिव्यांश को आता है, मुझे नहीं आता। दिव्यांश भी आंख दिखाकर बोला, अबे चल कुत्ते कमीने, तूने तो हमें दुश्मन ही मान लिया। पूर्वी को भी दृष्टि से बात करने से रोक लिया। दृष्टि कहती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में पूर्वी के लिए चिंता साफ दिखाई देती थी। मुझसे प्रॉब्लम थी ना, शिवाय से प्रॉब्लम थी ना, तो फिर पूर्वी को क्यों परेशान किया? तुझे क्या लगता है तू अकेला पूर्वी को संभाल सकता है? पैंथर ने भी गुस्से में कहा, क्यों संभाला नहीं है मैंने? पूर्वी को पूछ पूर्वी से, अगर मैंने कभी भी पूर्वी से झगड़ा किया हो, उसे परेशान किया हो। दिव्यांश भी गुस्से में बोला, तो फिर इंडिया क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया इंडिया? इतने बुरे हो गए हम लोग, एक बार तो आ सकता था ना, और अगर नहीं आना था तो फोन पर बात तो कर सकता था ना। लेकिन नहीं, शिवाय के साथ उतनी ही डील की जितनी तुझे समझ आई। तू तो हमसे ऐसे दूर हुआ जैसे तेरे सीने में दिल ही नहीं। दिव्यांश ने फिर हर्षवर्धन की ओर देख कर कहा, चाचू अब कुछ नहीं कहोगे अपने लाडले को? पैंथर ने थोड़ा शर्मिंदगी के साथ कहा, मैं चाचू से थप्पड़ खा चुका हूँ। दिव्यांश ने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, तेरे काम ही ऐसे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पैंथर ने इस बार गुस्से में कहा, सिवाय समझा ले दिव्यांश को, अब मैं तुम दोनों की नौकरी नहीं करता जो तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट करोगे। यह सुनते ही दिव्यांश ने सिवाय को बीच से हटाया और पैंथर की कॉलर पकड़कर दीवार से लगाता हुआ बोला, फिर से बोल, क्या कहा तूने? कहा तू हमारा नौकर है? साले दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगा, ज्यादा बकवास की तो। आखिर हर्षवर्धन ने दोनों को समझाते हुए कहा, बस बहुत हुआ। तुम दोनों का जब तक मिले नहीं थे तब तक एक दूसरे की याद में मरे जा रहे थे, और मिल गए तो भी एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। पैंथर ने गुस्से में बोला, चाचू शुरुआत इसी ने की थी, मैंने नहीं। इतना कहकर पैंथर ने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। दिव्यांश 2 कदम पीछे हटकर गुस्से में बोला, तो पिटने वाले काम भी तो तेरे ही थे। दोनों में फिर से बहस होने लगी। हर्षवर्धन बीच में आकर एक जोरदार आवाज में बोला, खामोश, बहुत हुआ। एक और शब्द दोनों ने एक दूसरे के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों का कॉलर पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल दूंगा और पूरी रात रहना गार्डन में और करते रहना अपने गिले शिकवे दूर। इतना कहकर हर्षवर्धन ने दिव्यांश की तरफ देख कर कहा, जब तक वह आया नहीं था तब तक तो इतना परेशान होकर घूमता था, और अब वह तेरी आंखों के सामने है तो उसे गले लगाने के बजाय उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। दिव्यांश ने अपनी नजरें शर्मिंदगी से झुका दी। इतने में पैंथर बोला, हाँ चाचू देख लो, जबकि मैं सोफे से उठकर दोनों बाहें फैला कर आया था और इसने मुझे गले लगाने की बजाय मुझ पर पंच जड़ दिया। हर्षवर्धन ने कसकर आंखें बंद की और पीछे पलटकर पैंथर को देखा और बोला, तू पिटने वाले काम भी तो तू ही करता है। तुझे कितना कहा था कि देव की शादी में आ जा, लेकिन तू तो जैसे मुंह फुलाकर ऐसा बैठा जैसे कद्दू। अब बहुत हुआ, चलो चलकर बैठते हैं। लेकिन तभी दिव्यांश ने अपनी बाहें फैलाई और 2 कदम पैंथर की ओर बढ़ा, और पैंथर ने भी सारी बातें भुलाकर दिव्यांश को गले लगा लिया। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अब कभी नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त पैंथर को थोड़ा तो रियलाइज हुआ कि उसे रघुवंशी फैमिली से इतनी कड़वाहट नहीं पालनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, एक बाप के लिए अपनी बेटी को भुलाना आसान नहीं था। दिव्यांश ने धीरे से पैंथर के कान में कहा, माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि गलती मेरी नहीं थी। पैंथर बोला, मैं माफ भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं भी अपनी बेटी को भूला नहीं हूँ। दिव्यांश को अचानक सिवाय की कही हुई बातें याद आ गई, लेकिन उसने पैंथर को कुछ कहा नहीं।
दिव्यांश बोला, अच्छा ठीक है, मत करना, पर वापस से मुझसे दूर मत होना। इतना कहकर उसने पैंथर को खुद से दूर किया। वहीं युग और वेदांत दोनों मुंह फाड़े खड़े हुए थे, दिव्यांश को देख रहे थे। पैंथर की नजर जैसे ही युग और वेदांत पर गई, दोनों ने ही अपना चेहरा छुपा लिया। पैंथर ने दोनों का चेहरा देख लिया और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह हो ना हो या रघुवंशी फैमिली के बच्चे हैं। पैंथर ने एक हाथ उठाकर वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह कौन है? दिव्यांश ने पलटकर वेदांत और युग को देखा और फिर वेदांत की बाजू पकड़कर उसे लेकर आया और बोला, पैंथर, यह वेदांत ससुर जी का बेटा, वेदांत सिंह रजावत, रजावत साहब का बेटा। पैंथर ने वेदांत को मुस्कुराकर देखा और वेदांत चुपचाप नजर झुकाकर खड़ा रहा। उसे तो डर लग रहा था कि कहीं आज की मुलाकात सामने ना आ जाए। पैंथर ने फिर युग की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यह महाशय कौन है? और तभी राजवीर पैंथर के बीच से बोला, यह मेरा बेटा है। जब इसका जन्म हुआ था तब तूने ही तो इसका नाम रखा था, भूल गया कि राजवीर का बेटा युगवीर? पैंथर ने युग को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, काफी समझदार बच्चे हैं इस घर के। युगवीर और वेदांत एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और तभी हर्षवर्धन ने युग की गर्दन को झुकाते हुए कहा, अंकल से आशीर्वाद नहीं लोगे? ऐसे ही खंभे की तरह खड़े रहोगे? दोनों ही पैंथर के पैरों पर झुक गए और उठ गए। पैंथर हाथ बांधकर बोला, बेटा पैर छुए नहीं। युग और वेदांत एक दूसरे को देखने लगे। इतने में पैंथर ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, भाई आशीर्वाद लेना है तो पूरा लो। यह क्या घुटनों को हाथ लगाकर ऊपर उठ गया। और तभी दिव्यांश ने वेदांत की बाजू पकड़कर उसे झुकाते हुए कहा, सुना नहीं अंकल ने क्या कहा? पूरे पैर छू। अब तो युग और वेदांत दोनों को पैंथर के पैर पूरे छूने पड़े और फिर दोनों हाथ जोड़कर अपना सलाइवा गटकते हुए एक साथ बोले, अंकल आपसे मिलकर खुशी हुई। पैंथर बोला, खुशी तो मुझे भी बहुत हुई थी, काफी होनहार बच्चे हैं। वेदांत और युग दोनों ही आंखों आंखों में पैंथर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसकी बदतमीजी के बारे में घर वालों को कुछ ना बताएं। और तभी पूर्वी सोफे से उठकर आगे आई और उसने वेदांत के चेहरे पर हाथ लगाकर बोली, सच में होनहार है। पैंथर को क्या पता होनहार बच्चे कैसे होते हैं, हड्डी टूट जाती तो पता चल जाता। इतना कहकर उसने पैंथर को आंखों में ही राज को राज रखने का इशारा किया। पैंथर वह तो पूर्वी की सारी बातें मानता था, उसने भी पलकें झुका दी और अब जाकर वेदांत और युग दोनों को तसल्ली हुई कि उनका राज बाहर नहीं आएगा। 2 घंटे के मेल मिलाप के बाद दृष्टि ने देव की तरफ देखकर कहा, देव सरगम अभी तक नहीं आई, कितनी रात हो गई है? देव ने टाइम देखा तो सच में बहुत रात हो गई थी। दृष्टि गुस्से में देव को देख रही थी। देव अपनी चेयर से खड़ा हुआ और बोला, बस जा रहा हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से मेंशन से बाहर चला गया। उसके जाते ही पूर्वी ने दृष्टि से पूछा, सरगम कौन है? देव की वाइफ। दृष्टि बोली, हाँ, इसी की बीवी है। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे जो इसे सरगम जैसी लड़की मिल गई, वरना इसके हालात तो बहुत खराब है। पता नहीं है तुझे, यह तो अपने पापा से भी 2 कदम आगे है। इतना कहकर दोनों सहेलियां हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान ने अभी तक वह ऑडियो नहीं सुनी थी। वह लैपटॉप पर काम कर रहा था और तभी कमरे का गेट खुला। सामने आराध्या खड़ी थी। आराध्या को देखकर अभिमान ने थोड़ा गुस्से में कहा, अब क्यों आई? बैठी रहती पंचायत में, अभी तो औरतों का मेल मिलाप चल ही रहा होगा। जाओ, जाकर बैठ जाओ। तुम्हें यह थोड़ी ना समझ आता है कि तुम इस वक्त अकेली नहीं हो, तुम्हें रेस्ट की भी बहुत जरूरत है। सारा दिन टांग को तराजू करके रखती हो, कभी यहाँ कभी वहां। जाओ जाओ, अभी क्यों आ गई? चाची के कमरे में ही सो जाना। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अभिमान के पास आकर बैठ गई। बोली, सच कहूँ अभिमान, चाची के कमरे में अच्छा लग रहा था। तुम्हें पता है बहुत सालों बाद दोनों सहेलियां मिली हैं तो उनकी बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी और उनके पास बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। फिर सोचा मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लगा था। अभिमान एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, नहीं मतलब पैरों में दर्द नहीं होता तो तुम नहीं आती? आराध्या ने अभिमान की बाजू पर हल्का सा मारा और बोली, अब आ गई हूं ना, क्यों उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो? इतना कहकर उसने अपना सिर अभिमान के कंधे पर रख लिया। अभिमान ने भी एक हाथ से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया।
और थोड़ी ही देर में आराध्या की आंख लग गई। अभिमान ने धीरे से आराध्या को वहीं सोफे पर लिटा दिया और फिर उसके पैरों को उठाकर सोफे पर रख दिया और खुद दूसरी चेयर पर बैठकर काम करने लगा। अचानक अभिमान को याद आया कि उसने अभी तक ऑडियो नहीं सुनी। उसने अपना फोन लिया और ऑडियो ढूंढने लगा, लेकिन उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसके फोन में ऑडियो थी ही नहीं। अभिमान हैरानी से खुद में ही बड़बड़ाया, मेरा फोन तो किसी ने लिया भी नहीं, फिर वह ऑडियो कहाँ चली गई? इतना कहकर अभिमान ने अपना पूरा फोन चेक कर लिया, लेकिन उसे वह ऑडियो मिल ही नहीं रही थी। अभिमान ने लैपटॉप बंद किया और बालकनी में जाकर इधर उधर चक्कर लगाने लगा और कंटिन्यू अपने फोन में उस ऑडियो को ढूंढ रहा था। पिछले 20 मिनट से वह उस छोटी सी क्लिप को ढूंढ रहा था, लेकिन वह मिल नहीं रही थी। अभिमान ने एक गहरी सांस ली, खुद को रिलैक्स किया और फिर फोन मिलाकर किसी को फोन पर कहा, मुझसे ऑडियो डिलीट हो गई है, मुझे दूसरी भेज दो। सामने से आवाज आई, सर मैंने तो पहले ही बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी, अब दोबारा अरेंज करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुम्हें पैसे किस लिए दे रहा हूँ, चुपचाप मुझे दोबारा भेजो। तुम्हारे पास तो होगी ना, तो उसमें अरेंज करने वाली बात कहाँ से आ गई? सामने से आवाज आई, सर मेरे फोन की मेमोरी फुल हो गई थी, इसलिए मैंने डिलीट कर दी। इतना कहकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया। अभिमान ने हैरानी से फोन को देखा और बोला, बड़ा बदतमीज है। उसने फिर से फोन किया। उस आदमी ने इस बार फोन उठाया तो अभिमान ने गुस्सा करते हुए कहा, इस बार बिना कहे फोन काटा तो वहीं आकर बत्तीसी तोड़ दूंगा। जो कह रहा हूँ वह कर, मुझे वह ऑडियो दोबारा भेज। उस आदमी ने धीरे से कहा, ठीक है सर, लेकिन टाइम लगेगा। अभिमान बोला, जितना भी टाइम लगे, लेकिन मुझे वह क्लिप भेज। उस आदमी ने ओके कहा और फोन रख दिया। उस आदमी ने पलट कर देखा तो उसके माथे पर किसी ने बंदूक लगा कर रखी थी, जिसका साफ मतलब था कि वह आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रहा था, बल्कि जिसने उसके ऊपर बंदूक तान रखी थी वह उससे यह सब बुलवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश और पैंथर दोनों ही गार्डन की बैक साइड पर बैठे हुए थे। दोनों के हाथ में बियर की बोतल थी। दोनों ही बियर पी रहे थे और बात कर रहे थे। दिव्यांश बोला, तेरे साथ एक खुशी शेयर करूं? पैथर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ बोल ना, क्या बात है? दिव्यांश बोला, यार शिवांगी मिल गई। यह सुनते ही पैथर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वह बोला, तो कहाँ है शिवांगी, लेकर क्यों नहीं आए? घर में सबको पता है। दिव्यांश ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं यार, लेकर नहीं आए। डैनी का बेटा अनिरुद्ध उसी को मिली थी, लेकिन अब तक यह नहीं पता चला कि शिवांगी को किडनैप किसने किया था। अगर पता होता तो मेरा हाथ होता और उसकी गर्दन। तू यह बता, विराज कैसा है? पैंथर बोला, वैसा ही है जैसा पहले था। विराज और वीरा में खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि दोनों के अंदर जीने की इच्छा खत्म है। अगर शिवांगी को उनके सामने ले जाएं और उनसे कहें कि यह उनकी बेटी है तो शायद वह समझ जाएं और उनके अंदर जीने की इच्छा फिर से जाग जाए। दिव्यांश बोला, बहुत जल्द यह भी होगा। हम शिवांगी को वीरा और विराज के सामने लेकर जाएंगे। पैंथर बोला, सोच रहा हूँ कल डैनी से मिलने चला जाऊं। दिव्यांश ने कहा, डैनी और वंदना यहीं आएंगे, यहीं मिल लेना। जहां एक तरफ मेल मिलाप चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रिस के कमरे में मातम छाया हुआ था। चारों भाई चुपचाप बैठे हुए थे। सार्थक ने वेदांत और युग को देखकर कहा, दोनों गए तो ऐसे थे जैसे मीरा को साथ लेकर ही आओगे, लेकिन तुम तो खाली हाथ आ गए। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि मीरा को ले आऊंगा, कहाँ है मीरा? इतना कहकर सार्थक ने सीधा सीधा वेदांत को ताना मार दिया। वेदांत ने दांत पीसते हुए कहा, एटलीस्ट मैं और युग ने कोशिश तो की, लेकिन तुम दोनों तो यहाँ हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर रहे हो। क्रिस खड़ा हुआ और तीनों को देखकर बोला, ज्यादा बकवास मत करो, मैं कोई हल्दी का फंक्शन एंजॉय नहीं कर रहा। मुझे मीरा चाहिए, बस मीरा मिली तो ठीक, नहीं मिली तो मैं तो घर से भाग जाऊंगा। युग ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, ऐसे कैसे भाग जाएगा? पता है ना किडनैपर ने क्या शर्त रखी है? बानी से तुझे शादी करनी पड़ेगी। कृष्ण ने अगले ही पल रोते हुए वेदांत के कंधे पर सर रख लिया और बोला, प्लीज वेदांत कुछ कर, प्लीज मुझे बचा ले भाई, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर पाऊंगा शादी, मुझे मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए, मीरा चाहिए। कृष्ण बच्चों की तरह जिद करने लगा, जैसे मीरा कोई लड़की नहीं गुड़िया हो, उसे वह गुड़िया ही चाहिए। वेदांत ने कृष्ण के बालों को सहलाते हुए कहा, कल का दिन है हमारे पास, देखते हैं क्या होगा।
क्रिस बोला कुछ भी कर वेदांत, लेकिन मैं शादी मीरा से ही करूंगा यार। बानी के साथ वह फीलिंग ही नहीं आती जो आनी चाहिए। अचानक ही कुछ सोचकर वेदांत ने कहा, क्रिस बानी या शादी करना चाहती है? क्रिस बोला पता नहीं यार, उसका कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मैंने उसे किसी लड़के के साथ मॉल में देखा था। वेदांत बोला कहीं ऐसा तो नहीं कि वह भी तुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो? क्रिस ने हैरानी से वेदांत को देखा और फिर उसकी आंखों के सामने बानी का चेहरा आने लगा। बानी शादी के किसी भी फंक्शन में खुश नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसकी आंखें हर फंक्शन में सूजी हुई थी। जहां तक क्रिस बानी को जानता था, उसे अब तक धीरे धीरे समझ आ रहा था कि जैसे वह शादी के लिए मजबूर है, शायद बानी भी शादी के लिए मजबूर है। वेदांत की बात अब क्रिस को सही लग रही थी। बानी पूरी शादी में कहीं भी खुश नजर नहीं आ रही थी। क्रिस बोला वेदांत ठीक कह रहा है, खुश तो वह भी नहीं है। वेदांत ने कहा कहीं ऐसा तो नहीं किडनैपर ने उसे भी मजबूर किया हो? क्रिस ने कहा हो सकता है, चलो बानी के कमरे में जाकर देखते हैं वह क्या कर रही है। इतना कहकर वह चारों चुपचाप छुपते छुपाते बानी के कमरे के बाहर आकर खड़े हो गए। क्रिस थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखा तो बानी तकिए में मुंह छुपाकर रो रही थी। अब तो क्रिस को यकीन हो गया कि बानी को भी कोई मजबूर कर रहा है। चारों फिर से अपने कमरे में आ गए। चारों ने कुछ डिसाइड किया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। अगली सुबह जब वह चारों उठकर अपने अपने कमरे से निकलकर बाहर आए तो मेंशन पूरी तरीके से सजा हुआ था। यह नजारा देखकर क्रिस ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और फिर वेदांत की ओर देखा। वेदांत ने पलकें झपकाई। क्रिस को हाथों में से ही उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने फिर से आंखों आंखों में ही मुंह बनाया। वेदांत ने एक बार फिर उसे हाथों से ही दिलासा दिया कि शांत रह, कुछ करते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत गया। सुबह से दोपहर हो गई। इस बीच वेदांत कंटिन्यू अपने फोन में कुछ ना कुछ करता रहा और क्रिस उसके सामने इधर उधर घूम रहा था। क्रिस की हालत तो बहुत बुरी होती जा रही थी। थोड़ी देर में क्रिस ने टाइम देखा और फिर वेदांत को देखकर बोला, दोपहर के 2 बज गए, लेकिन तूने अभी तक कुछ नहीं किया। तू कुछ मत करियो, बानी को भाभी तो बोल सकता है ना, क्योंकि और कुछ तो तुझसे होगा नहीं। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने तुमसे हेल्प मांगी। वेदांत ने क्रिस को देखकर कहा, शांत हो जा गधाधारी भीम, शांत हो जा। अभी रात होने में बहुत देर है। मैं अभी जा रहा हूँ, वापस आऊंगा तो मीरा को लेकर आऊंगा, यह वादा है वेदांत सिंह रजावत का। इतना कहकर वेदांत ने अपने सीने पर हाथ रखा। क्रिस को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी बनाई और वेदांत की तरफ एक कदम बढ़ाता हुआ बोला, तेरा मुंह तोड़ दूंगा, और सच में तोड़ दूंगा। तेरा यह वादा सुनकर मेरे 3 दिन खराब हो गए। इससे तो मैं सिवाय भाई को ही सब कुछ बता देता। और इतने में क्रिस का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने अपने फोन को देखा और मुंह बनाता हुआ बोला, एक तो यह किडनैपर मुझे घर का ही लगता है, इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? वेदांत ने मोबाइल अपने हाथ में लेकर उस मैसेज को देखा जिसमें लिखा था, किसी को कुछ भी बताया तो मीरा के लिए ठीक नहीं होगा। वेदांत ने कहा, शांत हो जा क्रिस, मैं कुछ कर रहा हूं ना, तेरी शादी बानी से नहीं होगी। मैं अभी जा रहा हूं, मेरे लिंक से पता चला है मीरा कहाँ है। वापस आऊंगा तो मीरा को लेकर आऊंगा। इतना कहकर उसने सार्थक की तरफ देखा जो बड़ी बेड पर पसरा हुआ अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था। सार्थक ने तो हाथ हिलाकर ना कर दिया, जैसे वह वेदांत के साथ नहीं जाने वाला। आखिर वेदांत ने युग की बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाता हुआ बोला, तू चल, मैं और तू ही इसकी लव स्टोरी का बेड़ा पार लगाएंगे। दोनों जैसे ही बाहर की तरफ गए वैसे ही शिवाय ने दोनों को पकड़ लिया। वेदांत ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहा, जीजू यार, या आते जाते टोकना बंद करो, पिछली बार टोका था काम नहीं बना। शिवाय मन ही मन बोला, बेटा काम तो आज भी नहीं बनेगा। शिवाय ने थोड़ा सा पकड़कर कहा, घर में शादी है और तुम दोनों कहाँ चल दिए, चुपचाप अंदर जाओ। वेदांत ने हाथ बांधकर कहा, जीजू जा रहे हैं कहीं, हर बार आपको बताना जरूरी नहीं है। शिवाय ने वेदांत की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, चुपचाप बताओ कहाँ जा रहे हो। वेदांत ने मुंह बनाकर कहा, आपने जो खिचड़ी पकाई है ना, उस खिचड़ी को ठीक करने जा रहे हैं। शिवाय ने अब वेदांत से झूठ बोलना ठीक नहीं समझा। अगले ही पल शिवाय ने वेदांत की बाजू पकड़कर गाड़ी में बैठाया और युग को भी बैठने का इशारा किया। युग ने पहले तो ना में गर्दन हिला दी। शिवाय ने आंखें फाड़े युग को देखा तो वह भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। शिवाय भी गाड़ी के अंदर बैठ गया। फिर उसने दिव्यांश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चल दिव्यांश, ड्राइव कर। दिव्यांश पहले ही गाड़ी में बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सड़क पर दौड़ने लगी। वेदांत ने शिवाय को साइड मिरर में देखते हुए कहा, जीजू मुझे पता है मीरा को आपने ही छुपाया है।
यह बहुत गलत बात है। आप अच्छे से जानते हो कि मीरा और क्रिस के बीच वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, क्योंकि मीरा तो क्रिस से प्यार करती नहीं थी, तो वह प्यार शब्द को भी तो नहीं बोल सकता था। तभी शिवाय ने हंसकर कहा, रुक क्यों गए? बताओ मीरा और क्रिस के बीच क्या है? वेदांत थोड़ा लड़खड़ाती जुबान में बोला, मीरा और क्रिस के बीच नैतिक संबंध है। यह सुनते ही दिव्यांश और शिवाय दोनों ही हंसे। दोनों जिस तरह से हंस रहे थे, वेदांत और युग को अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। थोड़ी देर हंसने के बाद दिव्यांश बोला, हम जानते हैं क्रिस और मीरा के बीच नैतिक संबंध हैं। इस बार युग ने कहा, तो मामा एक बात बताओ, जब आप जानते हो कि उन दोनों के बीच में कुछ कुछ होता है, तो फिर क्रिस की शादी बानी से क्यों करा रहे हो? बानी तो खुद क्रिस से शादी नहीं करना चाहती, तो एक साथ 3 जिंदगियां क्यों खराब कर रहे हो? शिवाय बोला, खराब नहीं कर रहे हैं बल्कि बना रहे हैं, पर तुम्हें समझ नहीं आएगा। चुपचाप बैठे रहो। तुम्हें प्लान में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने तो घोड़े की तरह रेस लगानी शुरू कर दी। युग ने हैरान होकर बोला, मैं कुछ समझा नहीं। कहाँ? बानी के पापा को अजय ओबराय ने किडनैप कर लिया है। अब जब तक हम बानी के पापा को उस किडनैपर से बचा नहीं लेते, तब तक हमें शादी का नाटक जारी करना पड़ेगा, ताकि अजय को बानी पर शक न हो। अगर उसे थोड़ा भी शक हुआ तो वह बानी के पापा को मार देगा। इसीलिए हमें यह नाटक करना पड़ा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्रिस की शादी मीरा से ही होगी। वेदांत बोला, मीरा तो मेंशन में होगी। कहाँ? हम जा रहे हैं। दिव्यांश ने एक सुनसान से सड़क पर गाड़ी रोक दी और पीछे पलटकर देखकर बोला, हम जा रहे हैं बानी के पापा को बचाने। इतना कहकर दिव्यांश गाड़ी से बाहर उतर गया। सामने एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें राजवीर, पैंथर, डैनी, शौर्य और वरदान बैठे हुए थे, लेकिन चारों ही बाहर नहीं आए। राजवीर ने अपनी हल्की सी गर्दन निकाली तो दिव्यांश ने उसे चुप रहने का इशारा किया और गर्दन अंदर करने के लिए कहा, क्योंकि दिव्यांश नहीं चाहता था युगवीर को पता चले कि सीनियर रघुवंशी का असली चेहरा क्या है। गाड़ी में बैठे राजवीर ने वरदान की तरफ देखकर कहा, रजावत साहब, यह दिव्यांश ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है? और तभी वरदान का फोन वाइब्रेट हुआ। वरदान ने सबके सामने मैसेज को पढ़ते हुए कहा, अब अपने चेहरे पर मास्क लगा लो, हमारे साथ युगवीर और वेदांत दोनों हैं। यह सुनते ही वरदान की आंखें हैरानी से फैल गई। उसका तो मन कर रहा था कि अभी जाकर शिवाय और दिव्यांश से झगड़ा कर ले। आखिर वह इस जगह वेदांत को लेकर कैसे आ सकता है? और तभी राजवीर भी हाथ फैलाकर बोला, यह दोनों भाई पागल तो नहीं हो गए? यहाँ वेदांत और युगवीर को लेकर आने का क्या मतलब? क्या सोचकर ले आए? राजवीर इससे आगे कुछ कहता, तभी पीछे से शौर्य ने राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जा भाई, शांत हो जा। क्या पता क्या सिचुएशन थी। अभी तो फिलहाल मुंह पर मास्क लगाओ। बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम चारों बुढ़ापे में भी क्या क्या कर सकते हैं। राजवीर ने पीछे पलटकर शौर्य को देखा और बोला, फिर भी शौर्य, यह तो गलत बात है ना? बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो ना कितना खतरा है यहाँ। शौर्य बोला, अब मुझसे लड़ रहा है? अपने साले से बोल, वही लेकर आया है। राजवीर बोला, तेरा भी तो वह जीजा लगता है। सोच, अगर सार्थक को भी ले आता तो? शौर्य बोला, भाई मैं तो भगवान का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि सार्थक को लेकर नहीं आया। सार्थक मुझे देख लेता तो क्या सोचता कि उसके राम जैसे पापा के अंदर आधा तो रावण छुपा हुआ है। खैर छोड़, मास्क लगा लो। इतना कहकर शौर्य ने वरदान और राजवीर दोनों की तरफ मास्क बढ़ा दिया। दोनों को ही गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन फिलहाल कुछ कर नहीं सकते थे। सब मास्क लगाकर गाड़ी से उतर गए। इतने में युगवीर और वेदांत भी गाड़ी से बाहर उतरे। वेदांत ने उन चारों को देखकर शिवाय से बोला, अच्छा जीजू, यह लोग कौन है? शिवाय ने थोड़ी सी आंखें छोटी की और उन चारों को देखकर लगभग माफी भरे लहजे में कहा, बोला, यह सब मेरे बॉडीगार्ड हैं। यह सुनते ही चारों की आंखें हैरानी से फैल गई। चारों का मन कर रहा था कि आंखों आंखों में शिवाय की पिटाई कर दें, लेकिन फिलहाल तो सब ने शांत रहना ही ठीक समझा। अगले ही पल शिवाय बोला, अब तुम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो, मैं अपने बॉडीगार्ड के साथ बानी के पापा को लेकर आता हूँ। यहीं जंगल में कोई घर बना हुआ है, वही है। या वही जंगल था जहाँ शिवांगी कितने ही सालों से किडनैप थी, और अब उसी जगह अजय और नित्या ने मिस्टर बजाज को किडनैप कर लिया था। शिवाय की बात सुनकर युग बोला, मामा मैं भी चलूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता।
दिव्यांश ने फ्लो में बोल दिया, अभी तेरा बाप तो जा रहा है, तू क्या करेगा? या सुनते ही युग ने हैरानी से दिव्यांश की ओर देखा तो दिव्यांश ने कसकर आंखें बंद कर ली और बोला, मेरे कहने का मतलब है हम तेरे पापा जैसे ही तो हैं, हम दोनों जा रहे हैं, तुम दोनों चुपचाप गाड़ी में बैठो और अगर कोई खतरा नजर आए तो बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट करके भाग जाना, समझ गए? ज्यादा हीरो मत बनना, कहीं हीरो बनने के चक्कर में अपने हाथ पैर तुड़वा लो। चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठो। वेदांत अपनी बाजू फोल्ड करके बोला, जीजू आपको क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? कायरों की तरह भाग जाऊंगा? जानते भी हो कौन हूँ? वेदांत सिंह रजावत, वरदान सिंह रजावत का बेटा। और रजावत खून ने डरना नहीं सीखा। वेदांत की बात सुनकर कहीं ना कहीं वरदान के दिल को एक सुकून मिला, लेकिन फिर उसने वेदांत के सीने पर हाथ रखकर कहा, बच्चे तुम्हारे जीजू कह रहे हैं ना कि यहीं रुक जाओ तो यहीं रहो। बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, उनकी बातों को काटते नहीं, वह कुछ सोच कर ही बोलते हैं। वेदांत ने अपने पापा की ओर देखकर कहा, अंकल मैं जीजू की बात नहीं मान सकता। भगवान ना करे मेरे जीजू को कुछ हो गया तो मैं अपनी दीदी को क्या जवाब दूंगा? मैं भी चलूंगा। वरदान ने अपने बेटे की जिद देखी तो गुस्से में सिवाय को देखा और आखिर सिवाय को भी समझ आ गया। फिर कुछ सोचकर सिवाय बोला, अच्छा ठीक है तुम दोनों भी चलो, लेकिन पीछे रहना, समझ गए? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध ने बाइक मेंशन के बाहर रोकी। उसके पीछे तितली बैठी हुई थी। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिरुद्ध ने तितली को बाइक से उतरने के लिए कहा। तितली भी बाइक से उतर गई। अनिरुद्ध बोला, देखो तितली, मेरी बात सुनो, अंदर जाकर पीहू दीदी के पास बैठ जाना, समझ गई? शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने बहुत प्यार से शिवांगी के गाल पर हाथ रखा और कुछ सोचकर उसके माथे को चूम लिया और बोला, कोई कुछ पूछे तो यह मत कहना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, यहाँ हम फैमिली हैं, कुछ मत बोलना, ठीक है? पीहू दीदी के आसपास रहना, कुछ जरूरत होगी तो पीहू दीदी से ही कहना या फिर डॉक्टर साहब से कह देना। शिवांगी ने हाँ में गर्दन हिला दी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर ऊपर से लेकर नीचे तक शिवांगी को देखा, जिसने पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था। दो राय नहीं थी कि शिवांगी उसमें बहुत सुंदर लग रही थी। अनिरुद्ध ने शिवांगी को नजर उतारते हुए कहा, शिवांगी तुम बहुत खूबसूरत हो। शिवांगी ने मुस्कुराकर कहा, अनिरुद्ध जी बहुत खूबसूरत हैं। अनिरुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने शिवांगी को मेंशन के अंदर जाने के लिए कहा। फिर शिवांगी मेंशन के अंदर चली गई। उसके जाते ही अनिरुद्ध की नजर बालकनी पर गई, जहां अभिमान हाथ बांधे अनिरुद्ध को ही देख रहा था। अभिमान हल्के गुस्से में अनिरुद्ध को देख रहा था। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। अनिरुद्ध ने तितली के माथे पर किस किया। अनिरुद्ध की नजर अभिमान पर गई तो वह मन में खुद से ही बोला, यह मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने तितली को नहीं इसकी बहन को किस कर लिया हो। अरे हाँ, इसकी बहन ही तो लगती है। इतना कहकर अनिरुद्ध को हंसी आ गई। फिर उसने अभिमान को देखकर दूर से ही कहा, क्या हुआ जीजा जी, ऐसे क्या देख रहे हो? जानता हूँ मैं बहुत ही स्मार्ट लग रहा हूँ, तो क्या मुझे नजर लगाओगे? अभिमान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ रहा था। जब जब वह अनिरुद्ध को देखता था उसके तन बदन में आग लग जाती थी। अचानक ही कुछ सोचकर अनिरुद्ध ने दूर से ही कहा, याद है ना मैंने कहा था कि मेरी बाइक के पीछे तेरी बहन बैठी होगी? अभिमान ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। अनिरुद्ध ने एक बार फिर अभिमान को चिढ़ाते हुए कहा, यार तू तो ऐसे गुस्सा हो गया जैसे सच में तेरी बहन है। अरे तेरी बहन नहीं है। अब तो अभिमान से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक छोटा सा गमला अपनी बालकनी से उठाया और अनिरुद्ध की ओर फेंक दिया। अनिरुद्ध सही वक्त पर हट गया और हंसते हुए अंदर चला गया। अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा, सुधरेगा नहीं साला। अनिरुद्ध जब अंदर आया तो उसकी नजर सिवाय को ढूंढ रही थी। वह जल्द से जल्द अपनी मम्मी पापा से मिलना चाहता था। उसे तो यह भी नहीं पता था कि आराध्या को भी पता है या नहीं। जब उसे सिवाय दिव्यांश में से कोई नजर नहीं आया तो उसने सबसे पूछा, बड़ी माँ सिवाय अंकल दिखाई नहीं दे रहे? इतने में हर्षवर्धन अखबार लेकर डाइनिंग एरिया में आता हुआ बोला, उनका तो मुझे भी नहीं पता कहाँ रहते हैं। कुछ सोचकर अनिरुद्ध बोला, आराध्या कहाँ है? हीर बोली, अपने कमरे में होगी। फिर अनिरुद्ध ने तितली को देखा जो पीहू के पास सोफे पर बैठी हुई थी। अनिरुद्ध तेज कदमों से आराध्या के पास चला गया। दूसरी तरफ सीनियर रघुवंशी उस घर के बैक साइड में पहुंच चुके थे। उनकी जेब में हथियार थे, लेकिन वेदांत और युगवीर के सामने वह निकालना नहीं चाहते थे। सबने आंखों आंखों में ही डिसाइड कर लिया था कि पहले पिटाई करेंगे, देख लेंगे, अगर हथियार की जरूरत हुई तो ही निकालेंगे। दिव्यांश और शिवाय छुपते छुपाते मेन गेट पर आ गए, जहां दो बॉडीगार्ड राइफल लेकर खड़े हुए थे। अगले ही पल दिव्यांश ने एक बॉडीगार्ड को दबोच लिया
और शिवाय ने दूसरे बॉडीगार्ड को और दोनों ने ही उनकी राइफल छीन ली। युगवीर और वेदांत तो आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। उनके दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गई थी। वह पहले ऐसे किसी मिशन में नहीं आए थे। वेदांत ने सबके सामने बोल तो दिया, लेकिन अब उसकी हवा टाइट हो रही थी। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए शिवाय को देख कर कहा, जीजू आप इतने खतरनाक भी हो। शिवाय तो कुछ नहीं बोला, लेकिन दिव्यांश ने मन ही मन कहा, बेटा तुझे पता ही नहीं हम कितने खतरनाक हैं। दिव्यांश ने कहा, खतरनाक कहाँ हैं? अब बानी के पापा को बचाना है तो इतना तो करना पड़ेगा ना। चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तुम्हें डर लग रहा हो तो तुम वापस जा सकते हो। युगवीर ने कसकर वेदांत की बाजू पकड़ ली और नाव में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं हम वापस नहीं जाएंगे, आपके साथ अंदर चलेंगे। शिवाय बोला, तो ठीक है, लेकिन कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना। चुपचाप पीछे चलना, समझ गए? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर वह सब अंदर आ गए। अंदर आकर उन्होंने देखा तो बहुत सारे बॉडीगार्ड थे। बस फिर क्या था, सीनियर रघुवंशी उन बॉडीगार्ड पर टूट पड़े, लेकिन किसी ने भी बंदूक नहीं चलाई। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने युगवीर को निशाना बना लिया और तभी राजवीर ने उस बॉडीगार्ड का हाथ पकड़कर खींच के 4-5 थप्पड़ वहीं मार दिए। युगवीर तो बस आंखें फाड़े देखे जा रहा था। उसके लिए यह किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था। फाइटिंग करते करते वह सारे बॉडीगार्ड जमीन पर गिर चुके थे। उनमें से एक बॉडीगार्ड बचा था जो पिलर के पीछे छुपकर वेदांत को देख रहा था। कुछ सोचकर उस बॉडीगार्ड ने वेदांत को पीछे से पकड़ लिया और उसके पेट पर बंदूक लगाते हुए बोला, सारे रुक जाओ वरना इस लड़के को मार दूंगा। वेदांत के चेहरे पर पसीने आ गए। वैसे तो वह फाइटिंग कर लेता था, लेकिन कभी बंदूक से पाला नहीं पड़ा था। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे अब वह बॉडीगार्ड उसे मार देगा। युग ने वेदांत को ऐसे देखा तो उसकी भी सांसें तेज हो गई। उसने शिवाय की बाजू पकड़कर हल्का सा हिलाया, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह, जैसे उस बॉडीगार्ड की शिकायत लगा रहा हो। वेदांत को ऐसे देखकर वरदान की मुट्ठियां कस गई। उसने अगले ही पल अपनी जेब से बंदूक निकालकर उस बॉडीगार्ड के पैर पर चला दी और बॉडीगार्ड जमीन पर जा गिरा। वेदांत के जान में जान आई और अगले ही पल उसने डर कर दिव्यांश को गले लगा लिया। दिव्यांश ने वेदांत को गले लगाकर हल्की सी मुस्कान वरदान को पास की, लेकिन वरदान ने गुस्से में दिव्यांश को देखा, जिसका साफ मतलब था कि इन बच्चों को यहाँ लेकर आना बहुत बड़ी गलती थी। दिव्यांश ने वेदांत की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बच्चे, कुछ भी नहीं, चलो शांत हो जाओ, इतना नहीं डरते। वेदांत ने अपनी सांसें कंट्रोल की और फिर दिव्यांश को देखकर बोला, नहीं जीजू मैं डर नहीं रहा, वह तो बस ऐसे ही आपको गले लगाने का मन कर रहा था। दिव्यांश ने वेदांत के गाल को हल्का सा थपथपा कर कहा, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, मैं उस उम्र को पार करके आ गया, मुझे पागल मत बनाओ, चलो बानी के पापा को ढूंढते हैं। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक गहरी सांस ली और तभी वरदान ने उसकी कमर पर हल्का सा हाथ मारकर रब कर दिया। वेदांत ने वरदान की तरफ देखा, उसे वह आंखें जानी पहचानी सी लगी। वेदांत ने एक उंगली वरदान की तरफ उठाई। इतने में वरदान शिवाय के पीछे पीछे चला गया और फिर पीछे से युग ने वेदांत की बाजू पकड़कर आगे खींच लिया। वेदांत ने धीरे से युग के कान में कहा, युग तुझे नहीं लगता कि हम इन लोगों को जानते हैं? युग बोला, हाँ जानते तो हैं, या शिवाय मामा है या दिव्यांश मामा। वेदांत बोला, नहीं तू नहीं समझेगा। और इतने में राजवीर ने पीछे से वेदांत के कमर पर एक मारा तो वेदांत ने राजवीर की तरफ देखा। राजवीर ने वेदांत की तरफ एक आंख मारी और चला गया। वेदांत को ऐसा लगा जैसे वह राजवीर को भी जानता है। फिर उसने युग को देखा तो युग बोला, अब प्लीज यह मत कहना कि तू इन्हें भी जानता है। वेदांत ने अब कुछ नहीं कहा, लेकिन वेदांत चीजों को भांप जाता था। इतने में शिवाय ने दूर से आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर बजाज मिल गए। सब शिवाय के पास गए तो उन्होंने देखा एक अंधेरे से कमरे में मिस्टर बजाज बैठे हुए थे और उन्हें बेहोश किया हुआ था। शिवाय सबको देखकर बोला, चलो मिस्टर बजाज को लेकर चलते हैं। सब मिस्टर बजाज को उठाने लगे, लेकिन तभी शौर्य की नजर एक खिलौने पर पड़ी। शौर्य ने शिवाय का हाथ पकड़कर हिलाया और उस खिलौने की तरफ देखने का इशारा किया। शिवाय ने उस खिलौने को देखा तो थोड़ी देर तक देखता रहा। वह खिलौना काला पड़ चुका था। सब मिस्टर बजाज को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे, लेकिन शौर्य और शिवाय वहीं रुक गए। उनके जाते ही शौर्य ने जल्दी से उस खिलौने को उठाया और उससे झाड़ने लगा। शिवाय भी उस खिलौने को ही देख रहा था। शौर्य बोला, जो मैं सोच रहा हूँ तू भी वही सोच रहा है। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, शायद हमारी बेटी को अजय ओबराय ने ही किडनैप किया हो। शौर्य बोला, बिल्कुल
पागल है साला कुत्ता कमीना, उसी ने किया होगा, और अगर उसने नहीं किया होगा तो रणविजय सिंह राणा ने किया होगा। कुछ सोचकर शिवाय इधर उधर नजर घुमाने लगा। उन्होंने उस कमरे में छानबीन करनी शुरू कर दी। उस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा था। शिवाय बोला, सॉरी, लाइट जला कर देख। सॉरी उस कमरे में लाइट का स्विच ढूंढने लगा, लेकिन उसे कहीं लाइट नहीं मिल रही थी। सॉरी ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और बोला, यार अभी लाइट नहीं है, टॉर्च से ही काम चलाना पड़ेगा। सौर्य और शिवाय दोनों ही टॉर्च से उस कमरे को देखने लगे तो वहां एक छोटा सा जूता मिला। सौर्य ने उस जूते को उठा लिया। सौर्य ने जूते को शिवाय को दिखाते हुए बोला, हमें अब और ज्यादा पता लगाने की जरूरत नहीं है, हो ना हो शिवांगी को किडनैप अजय और नित्या ने ही किया था। इतने में शिवाय का फोन वाइब्रेट होने लगा। शिवाय ने फोन चेक किया तो उसमें दिव्यांश का मैसेज था, जिसमें लिखा था, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल, शादी भी है। शिवाय ने उस जूते को अपनी जेब में रखा और सौर्य ने उस टॉय को, और फिर दोनों ही वहां से चले गए। दूसरी तरफ आराध्या और अनिरुद्ध एक सोफे पर बैठे थे। अनिरुद्ध ने अपने माँ बाप के बारे में आराध्या को सब कुछ बता दिया था। आराध्या कंटिन्यू अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी और अनिरुद्ध अपनी बहन को संभाल रहा था। अनिरुद्ध बोला, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप सही सलामत हैं और शिवाय अंकल ने उन्हें ढूंढ लिया, लेकिन तुम तो रोने बैठ गई। मुझे लगा इतनी बड़ी गुड न्यूज सुनोगी तो खुश हो जाओगी। आराध्या रोते रोते बोली, खुश ही तो हूँ, पता नहीं क्यों रोना आ गया। कहते कहते वह फिर से रोने लगी और तभी अभिमान कमरे में आया और आराध्या को ऐसे रोता हुआ देखकर उसकी भौहें तन गई। उसने अनिरुद्ध की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ, आते ही अपनी बहन को रुला दिया। मुझे तो समझ नहीं आता ऐसा कौन सा प्यार है तुम दोनों भाई बहन के बीच की हमेशा आराध्या ही रोती है। अनिरुद्ध को अभिमान की बात बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन वह यह भी नहीं देख रहा था कि अभिमान के अंदर आराध्या को लेकर कितनी फिक्र है। अनिरुद्ध ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा पति मुझसे लड़ने लगेगा, वैसे भी मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता है, प्लीज शांत हो जाओ। आराध्या ने अपने आंसू पोंछे और अनिरुद्ध खड़ा होकर बोला, अब चलता हूँ, थोड़ी देर और जीजू के पास बैठूंगा, उनसे कुछ काम है। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और भरे गले से बोली, कुछ खाया तुमने? अनिरुद्ध बोला, नहीं कुछ नहीं खाया, भूख लगेगी तो बड़ी माँ से मांग लूंगा, तुम फिक्र मत करो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अभिमान की तरफ देखा और उस कमरे से चला गया। उसके जाते ही अभिमान ने आराध्या से पूछा, ऐसा क्या बता दिया तुम्हारे भाई ने जो तुम्हारे आंसू बहने लगे? अभिमान के ऐसा पूछने से आराध्या के फिर से आंसू टपकने लगे। वह बोली, मेरे माँ बाप जिंदा हैं। यह सुनकर अभिमान को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बचपन से उसे यही लगता था कि अनिरुद्ध और आराध्या बहुत गरीब हैं और रघुवंशी फैमिली का फायदा उठा रहे हैं। अभिमान कुछ नहीं बोला। आराध्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, सुना तुमने, अनाथ नहीं हूं मैं, माँ बाप है मेरे। अब कभी यह मत कहना कि मैं और मेरा भाई तुम्हारे माँ बाप को तुमसे छीनना चाहते हैं, समझ गए? आज ही शिवाय अंकल मुझे और मेरे भाई को मेरी मम्मी पापा से मिलवा देंगे। कहते हुए आराध्या फिर से रोने लगी। आराध्या के लिए यह खुशी संभालना मुश्किल हो रहा था। अचानक ही अपने माँ बाप के बारे में सुनकर आराध्या से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे थे। कितना तो वह अनिरुद्ध के कंधे पर सिर रखकर रो चुकी थी और अभी भी उसके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिमान थोड़ा सा आराध्या के नजदीक गया, लेकिन आराध्या को अभिमान का सपोर्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा अभिमान ने ही आराध्या और अनिरुद्ध को बेइज्जत किया था। अभिमान ने जैसे ही आराध्या के बाजू पर हाथ लगाने की कोशिश की, आराध्या ने अभिमान का हाथ झटक दिया और बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़कर गले से लगा लिया। अब तो आराध्या आंसू और ज्यादा बहने लगे और फूट फूट कर रोने लगी। अभिमान कुछ नहीं बोला, उसे अपनी गलती रियलाइज हो रही थी। बचपन से लेकर आज तक वह तो पता नहीं क्या कुछ अनिरुद्ध और आराध्या को कह देता था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद अभिमान बोला, अच्छा गिलहरी, सॉरी, माफ कर दो, आगे से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम रो मत, नहीं तो मेरा बच्चा रोथड़ा पैदा होगा, वह मेरे सामने रोएगा तो मुझे गुस्सा आएगा और मैं उसे पीट दूंगा, और मैं अपने बच्चे को पीटना नहीं चाहता। आराध्या अभिमान से दूर हुई और गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया, अगर गलती से भी तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया ना, तो हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दूंगी। अभिमान आंखें फाड़े आराध्या को देख रहा था और फिर बोला, ओ तेरी की, लगता है बेटा ही होगा और खतरनाक होगा।
क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।